Hello, good morning, friends. Welcome back to Himachal Study Adda. And I thought, why not to start with polity? So here is a course जहाँ पे we'll start with polity, basics of polity. इसमें we'll read with interlinking approach. हम conceptual understanding करेंगे. इसमें कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी मैं आपको समझाऊंगी और कुछ क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस किया करेंगे. ठीक है. पॉलिटी को स्टार्ट करने से पहले हमारे माइंड में आता है गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन या ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट. देयर आर मैनी मोर थिंग्स जो बेसिक्स होते हैं पॉलिटी के. आपके पास लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इन सभी चीज़ों के साथ साथ हमारे पास आपको पता ही होगा एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, जुडिशरी होता है. सो कॉन्स्टिट्यूशन को समझने से पहले हमें पता है कि फ़िलोसफिकल एस्पेक्ट भी होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के और गवर्नमेंट एस्पेक्ट भी होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के. राइट. फ़िलोसफिकल में आपके पास प्रियम्बल आता है, फंडामेंटल राइट्स आते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आती हैं. ठीक है. तो और जो गवर्नमेंट एस्पेक्ट होते हैं, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. अपार्ट फ्रॉम दैट आई थॉट कि वी शुड स्टार्ट विद हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. कि हिस्ट्री से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से रिलेटेड है और हिस्ट्री का क्या इम्पैक्ट हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में. ठीक है. तो हम इसमें डिस्कस करेंगे कि किस तरह से अराइवल हुआ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का. यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर में 80% रोल, क्योंकि उनके रूलिंग का, उनके इतने साल जो उन्होंने रूल किया है 1757 से लेके 1947 तक आप मान सकते हैं. तो तब से लेके आई शुड करेक्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे पास इंडिया पे 1757 से लेके 1857 तक आप कह सकते हो, तब तक आपके पास ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था. ठीक है. 1857 से लेके 1947 तक आपके पास क्वीन रूल आप कह सकते हो या ब्रिटिश रूल आप कह सकते हो. उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा ईस्ट इंडिया कंपनी का एक रूल था. ठीक है. तो हम इसको थोड़ा बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे. आपको पता होना चाहिए कि बेसिक डिफरेंस क्या है और क्वेश्चन वहीं से पड़ता है. ठीक है. ये आपको हेल्प करेगा वीडियो आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन में. और कोई भी गवर्नमेंट के आप कोई भी टेस्ट देंगे, अगर आपकी बेसिक पॉलिटी या हिस्ट्री बिल्कुल क्लियर है तो आप दोनों में से क्वेश्चन, इस पोर्शन में से आपको कहीं पे भी कोई क्वेश्चन आएगा तो यू कैन ईजिली करेक्ट दैट क्वेश्चन. ठीक है. तो हम इसमें डिस्कस करेंगे अराइवल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डिक्लाइन किस तरह हुआ मुगल्स का, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर और रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स. बेसिकली ब्रिटिशर्स हमारे पास उन्होंने कंपनी तो बनाई थी इस 1609 में, पर 1600 AD में ब्रिटिश का जो पार्लियामेंट था वहाँ पे क्वीन एलिजाबेथ को मेन माना जाता है. क्वीन एलिजाबेथ ने मोनोपोली चार्टर दिया था. तो क्वीन ने कहा था कि आई एम गिविंग यू द चार्टर, गो टू द ईस्ट एंड डू द ट्रेड. ठीक है. तो उस टाइम जो ईस्ट की तरफ आए थे तो इसको ईस्ट इंडिया में आए थे, तो कंपनी तो वहाँ पे कंपनी को कहा जाता है. ठीक है. तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी थी. फॉर एग्जांपल इसको आप इजीली समझ सकते हो, जैसे कि इंडिया में सबसे ज़्यादा बोल वाला रिलायंस का है. ठीक है. तो हम ये कहते हैं कि जियो जो है यहाँ पे बहुत ही सक्सेसफुल रहा है इंडिया में. तो जियो को हम ये एक मोनोपोली दे देते हैं. मोनोपोली मतलब कि सिर्फ रिलायंस कंपनी को ही हम ये अथॉरिटी देंगे कि आप चाइना में जाके ट्रेड करो या आप यूएस में जाके अपना जियो चलाओ. ठीक है. तो उस तरह से जब हम ये मोनोपोली राइट हम किसी एक स्पेसिफिक कंपनी को देंगे तो हम उसको कहते हैं चार्टर. चार्टर का मतलब है मोनोपोली राइट ऑफ दैट स्पेसिफिक कंपनी. ठीक है. तो मोदी जी ने रिलायंस को दे दिया विद ड्यू रिस्पेक्ट. दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल आई एम गिविंग इन दिस वीडियो. आई हैव नो पर्सनल, मैं कोई कमेंट नहीं कर रही हूँ, विद रिस्पेक्ट टू एवरीवन. तो
दिस इज़ एन एग्जाम्पल राइट। तो उसी तरह से क्वीन एलिजाबेथ ने वहाँ पे कंपनी को एक चार्टर ग्रांट करा टू डू द ट्रेड इन द ईस्ट। ठीक है, तो कंपनी ने एक्सक्लूसिव राइट मिल गए कंपनी को 15 साल तक ट्रेड करने के लिए। ठीक है जी। अब उसके बाद इंडिया में 18th सेंचुरी में हो क्या रहा था कि मुग़ल एम्पायर वॉज डिक्लाइनिंग। पंजाब अब अलग से उभर के आ रहा था, बंगाल अलग से उभर के आ रहा था, हैदराबाद में निज़ाम्स थे, पंजाब में राजा रंजीत सिंह जी का वो था, बोलबाला था, मैसूर में टीपू सुल्तान, हैदर अली, इन सब का अपना अपना रूलिंग आइडियाज़ थे, अपनी अपनी तरह से रूल कर रहे थे। तो सभी ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर लिया था। तो इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करने का मतलब क्या था कि जब तक आपके पास 1707 मतलब कि जब तक औरंगज़ेब मरा नहीं, 1707 में औरंगज़ेब की डेथ हो गई थी, तो तब तक ये सारे लोग औरंगज़ेब को टैक्स दिया करते थे। कुछ उस टाइम नहीं भी दे रहे थे, जिससे कि औरंगज़ेब ने उस समय काफ़ी रूलिंग किंग्स के साथ उन्होंने फ़ाइट करा था, वॉर लड़ी थी। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम पोर्शन जो मुग़ल जो एम्पायर बढ़ा है औरंगज़ेब के टाइम में ही बढ़ा है। तो उस टाइम उसके बाद की बात अगर हम करें, बंगाल, बिहार और उड़ीसा जो ये थे, यहाँ पे हमारे पास एक हब था। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इसको ऐसे समझ सकते हैं, अब आप बोलोगे बिहार में क्या था उस टाइम, अभी तो बिहार में बहुत ही बुरा हाल है, पर आप इसको समझ सकते हैं जिस तरह से अभी बेंगलुरु जो आईटी हब माना जाता है कि सबसे ज़्यादा जॉब जो आईटी कंपनी की जॉब होती है वहीं पे मिलेगी आपको। ऐसा नहीं है कि बाकी जगह नहीं मिलेगी, पर वहाँ पे ज़्यादा मिलेगी बिकॉज दैट इज़ द कोर हेड। वहाँ पे रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा है, फैसिलिटी भी ज़्यादा है। बाकी जो बाहर के फॉरेन कंपनीज़ के भी हब्स वहीं पर ही हैं, तो होल एंड ऑल तो वहाँ पर उसके ज़्यादा रहता है। उसी तरह से 18th सेंचुरी में जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा थे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी क्रॉप्स होती थी, बहुत अच्छे मसाले होते थे, बहुत ज़्यादा जैसे कि ये ज़मीन वहाँ की जो थी वो सोना उगलती थी। तो वहाँ पे एट दैट टाइम अगर मैं बात करूँ 1717 की, तो वहाँ पे उस टाइम थे मुर्शिद कुली खान, और उनके आगे सक्सेसर हुए हैं सुराजुद्दौला और अली वर्दी खान। इनके अपने अपने पर्सपेक्टिव, मैं क्योंकि पॉलिटिव के पर्सपेक्टिव से आपको कुछ रेगुलेटिंग एक्ट में इनका क्या रोल था तो ये बताना चाह रही थी। तो इन्होंने काफ़ी इंट्रोड्यूस किए थे, इकोनॉमिक और एग्रेरियन रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे। ठीक है, तो जब बेसिकली उस टाइम पीरियड में जो मैंने ये मुग़ल रूलर्स की बात करी है, तो उस समय आपके पास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी अपने अपने बंगाल में फोर्टिफिकेशन कर रही थी। फोर्टिफिकेशन का मतलब है किलाबंदी। अब फोर्टिफिकेशन का मतलब जैसे वो तो ये कह रहे थे कि हम यहाँ पे फैक्ट्रीज़ खोलने के लिए हमें अलाउ कर दो, हमें चार्टर दे दो, सॉरी चार्टर नहीं, हमें यहाँ पे फरमान ग्रांट कर दीजिए। तो उस समय वो बेसिकली फैक्ट्रीज़ नहीं होती थी, वो अपने किलाबंदी वो कर रहे थे कि अंदर सारे वो अपने गन्स और मिलिट्री का जितना भी सामान था वो सारे कलेक्ट करे जा रहे थे, क्योंकि फ्रांस और ब्रिटिशर्स को एक दूसरे से वो ख़तरा महसूस कर रहे थे। क्योंकि उस समय आपको अगर याद हो तो उस समय अमेरिका में इनका युद्ध चल रहा था, इनके बीच में एक कोल्ड वॉर टाइप चला हुआ था काफ़ी लंबे समय से। तो वो राइवलरी जो थी ब्रिटिश और फ्रांसीसीज के बीच में, वो यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो रही थी। वो इनसिक्योरिटी इंडिया में भी थी उस टाइम। तो अपनी अपनी इन्होंने गन्स और जितने भी मिलिट्री के जितने भी सामान होता है वो सारा अपना इकट्ठा कलेक्ट करना शुरू कर दिया था, और ये अपने आप को सिक्योर करने के लिए वहाँ पे फोर्टिफिकेशन करने लगे पड़े। पर 20 फरवरी 1756 में क्या हुआ था, सिराजुद्दौला ने डिफ़ीट कर दिया ब्रिटिश फोर्स को कलकत्ता में। हुआ क्या था यहाँ पे उस टाइम सिराजुद्दौला के टाइम पीरियड में ही ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई थी, जिसमें कि 146 अप्रॉक्सीमेटली, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट आपको नंबर याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है इसमें। 146 लोगों को एक बहुत छोटे से कमरे में इन लोगों को घुसा दिया था। इट इज़ काइंड ऑफ अ ब्लैक होल दैट रूम, और जिसकी वजह से उसमें से हार्डली 10-15 लोग ही बचे थे, बाकी सारों की डेथ हो चुकी थी, क्योंकि इतनी सफोकेशन से सभी लोग मर गए थे। तो एट दैट टाइम
ये कलकत्ता की बात है। एट दैट टाइम 20th फरवरी 1756 में हम ये कहते हैं कि सिराजुद्दौला ने ब्रिटिश फोर्स को डिफीट कर दिया था, क्योंकि उन्होंने मना किया था और उन्होंने कहा कि हाँ, ब्रिटिशर्स ने कहा कि हम फोर्टिफिकेशन करेंगे। फ्रांसीसी लोग मान गए, ठीक है हम नहीं करते हैं, सॉरी सर, हमें यहाँ पर ट्रेड करने दीजिए। और ब्रिटिशर्स ने कहा कि हम तो फोर्टिफिकेशन करेंगे। तो इस तरह से सिराजुद्दौला ने ब्लैक होल ट्रेजेडी को अंजाम दिया था। इससे रॉबर्ट क्लाइव उस टाइम जो उनके गवर्नर थे, तो उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव वहाँ पे आते हैं और 23 जून 1757 में एक बैटल ऑफ प्लासी होता है, जहाँ पे बंगाल आर्मी डिफीट बंगाल में ही मीर जाफ़र की मदद से, एक्चुअली मीर जाफ़र की हेल्प लेते हैं ब्रिटिशर्स, उसको खिला पिला देते हैं और उनकी सारी हिडन जो मतलब स्ट्रैटेजी होती है वॉर में, जो बैटल ऑफ प्लासी में अभी एक्चुअली हुई ही नहीं थी, ये उससे पहले ही इन सब लोगों ने उनको उनको एक तरह से चारों तरफ से घेर लिया था। उनके सारे जो रास्ते थे, हिडन जो रूट्स थे उनके, उन सब पे उन्होंने कब्ज़ा कर लिया था और इस तरह से जो है सिराजुद्दौला को उन्होंने हरा दिया था विद द हेल्प ऑफ मीर जाफ़र, ठीक है। और मीर जाफ़र को इन्होंने प्रॉमिस किया था कि आपको हम नवाब बनाएंगे, नवाब ऑफ बंगाल। तो देखो एक कॉन्सेप्ट समझो कि ईस्ट इंडिया कंपनी को लैंग्वेज भी नहीं आती थी बंगाल में, ठीक है, और उनका मेन पर्पस दो चीज़ों का था, उनको चाहिए था पैसा और उनको चाहिए था प्रॉफिट, ठीक है। और वो पर्सनल ट्रेड भी कर रहे थे। कंपनी, लेटर से मैं किसी कंपनी में काम कर रही हूँ, ठीक है, मैं उस कंपनी के थ्रू तो वो ट्रेड कर ही रही हूँ, मेरे को जो सैलरी मिल रही है, ठीक है, और कुछ प्रॉफिट मेरे को ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी देना होता है, क्वीन को भी देना है कुछ एज एन टैक्स, ठीक है, जो रेगुलर कोई भी कंपनी देगी, किसी भी देश की कंपनी अपने देश को। तो पर उसके अलावा मैं अपना पर्सनल ट्रेड कर रही हूँ, लेटर से मैं यहाँ पे किसी भी चीज़ का ट्रेड कर रही हूँ, पर उसके अलावा मैं यहाँ पे सामान ले रही हूँ पर्सनली, कुछ अपने बैग्स भर रही हूँ, और अब पर्सनली जाके जब मैं वहाँ पे जाती हूँ, यूरोप जाती हूँ, तो मैं वहाँ पे पर्सनल लेवल पे भी उसको सेल करती हूँ, तो मेरे को डबल प्रॉफिट हो रहा है, मेरे को सैलरी भी मिल रही है और मेरे को पर्सनल प्रॉफिट भी हो रहा है। तो ये लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग ये कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि जिस तरह से जैसे ये मीर जाफ़र इस तरह से ये करता है और उसको प्रॉमिस किया जाता है कि आपको बना दिया जाएगा, तो मीर जाफ़र उनको हेल्प करता है, ठीक है, और मीर जाफ़र को एज़ पर प्रॉमिस उसको वो वहाँ का नवाब बना दिया जाता है। तो मीर जाफ़र वहाँ पे सबसे पहले उनको ये राइट देता है, राइट टू फ्री ट्रेड इन प्रोविंसेस ऑफ बंगाल, बिहार और उड़ीसा, BBO मतलब कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा, और ह्यूज कैश प्राइज़ एज अ गिफ्ट वहाँ उनको ब्रिटिशर्स को दिया जाता है, ठीक है। इंडिया जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडियन ट्रेडर्स जो थे वहाँ पे टैक्स दे रहे थे, ठीक है, और ब्रिटिशर्स ट्रेडर जो थे उनके लिए फ्री ट्रेड कर दिया था। सोचो आप कितना ये जैसे बाहर के लोग, लेट से यहाँ पे कोई बाहर की कंपनी आती है, गूगल कंपनी आती है, उसको हम बोलते हैं तुम्हारे ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है, और यहाँ पे जो हम छोटे बहुत जो यूट्यूबर्स हैं या जो भी, अगर किसी भी उसमें आप फील्ड में ले लो, तो उनको कहा जाता है कि आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। तो ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है। तो ये मीर जाफ़र को थोड़ा बहुत ये बात खल रही थी, ठीक है। तो मीर जाफ़र जो था यहाँ पे जब उससे बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे ब्रिटिशर्स कि उनको पैसा देना है, तो पैसा वो दे नहीं पा रहा था, बिकॉज़ जब उनको टैक्स ही नहीं आएगा, जो वहाँ के ट्रेडर्स हैं बेसिकली आप देखेंगे तो ज़्यादा पैसा कहाँ से आता है, कंपनी से आता है, प्राइवेट बिजनेसेस से आता है, उनके ऊपर ज़्यादा, जो ज़्यादा कमाता है उनके ऊपर ज़्यादा टैक्सेस होते हैं, तो उससे ही गवर्नमेंट को पैसा आता है, और गवर्नमेंट के पैसा जो होता है वो लोगों को सर्व करने के लिए लगाते हैं या आगे देते हैं, जिस तरह से भी। उस तरह से जब मीर जाफ़र के पास पैसा ही नहीं आ रहा था तो वो ब्रिटिशर्स को कैसे सेटिस्फाई कर सकता था। पर यहाँ पे हम एक और चीज़ देखते हैं, पर जब ब्रिटिशर्स को लगा कि मीर जाफ़र अब उनका कोई काम का नहीं है, तो उसके ही दामाद मीर कासिम को उन्होंने एज वो दिया कि हम तुम्हें यहाँ का नवाब बना देंगे, तो और आप हमें यहाँ के ट्रेडिंग राइट्स देना, ठीक है। तो कासिम ने आके वही किया, मीर जाफ़र को हटा दिया ब्रिटिशर्स ने, और कासिम को कहा कि को नवाब बना दिया। तो कासिम विल गिव द ट्रेडिंग राइट्स टू 3 इम्पॉर्टेंट रीजन। कौन कौन सी जगह पे? बुर्दवान, मिदनापुर और चिटगांव।
ये सारे कलकत्ता के ही आपके पास। चिटगांव में चिटगांव रॉबरी भी हुई थी, आपको पता होगा। सूर्य सेन से रिगार्डिंग है, वो हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, हिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ह्यूज कैश प्राइज वाज गिवन, अप्रॉक्सीमेटली 29 लाख दिया था 29 लाख दिया था। उस टाइम की बात है, आप खुद ही सोच सकते हैं कितना ह्यूज अमाउंट था, ठीक है। तो आपके पास ये आ गया। फिर कासिम जी क्या करते हैं, नाउ कन्फ्यूज्ड प्रॉब्लम। अब इनको क्या प्रॉब्लम थी, कासिम को सब चीज़ें एक्सेप्टेबल थी, बट उनको एक चीज़ एक्सेप्ट नहीं हो रही थी कि इंडियन ट्रेडर्स को फ्री ट्रेड करने क्यों नहीं दिया जा रहा है। बाहर वालों को, उनको ये था कि चलो ठीक है, ब्रिटिशर्स को के ट्रेडर्स को भी हम टैक्स नहीं लेते, पर इंडियंस से भी नहीं लेना चाहिए था, ठीक है। तो इंडियन ट्रेडर्स, कासिम क्या करता है, ये डिसाइडेड कि, और वो डिक्लेयर ही कर देते हैं एक तरह से कि दैट इंडियन ट्रेडर्स वुड बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ ट्रेड टैक्स इन प्रोविंस ऑफ बंगाल, राइट। तो ब्रिटिश अथॉरिटी ने कासिम को बुलाया, भाई हाँ जी ये क्या हो रहा है, तो उसको स्टेप डाउन कर दिया, मतलब उसको निकाल दिया बंगाल से, और अगेन मीर जाफ़र को बना दिया ऑन द थ्रोन, राइट। अब होता क्या है बेसिकली, जब इस तरह से वो देखते हैं कि कासिम को हटा दिया, मतलब एज अ पपेट किंग ही हो गया उनके लिए, ठीक है। एक को हटाया, दूसरे को लगा दिया, दूसरे को हटाया, तीसरे को लगा दिया, ठीक है, इस तरह से। तो अब कासिम को बहुत बुरा लगता है, ठीक है। उसका मेन मोटिव यही था कि उसको दो चीज़ें नहीं हजम हो रही थी। एक तो फरमान वो मिसयूज़ कर रहे थे, उसको वही पसंद ही नहीं था कि जो ब्रिटिश लोग फरमान अपनी मर्ज़ी से ही वो यूज़ कर रहे थे, ठीक है। और दूसरा वो दस्तखत का मिसयूज़ कर रहे थे। दस्तखत होता है जैसे कि एक नोटिफिकेशन, आजकल तो ईमेल्स के थ्रू नोटिफिकेशन आती है, उस टाइम जो एक आपने देखा होगा, एक कपड़ा को रोल करके किया जाता था और उसको एक स्टैम्प लगा के दिया जाता था कि हाँ ये मेरे साइन है एंड दिस इज़ अलाउड टू यू, तो यू शुड कैरी दैट, वो स्लिप रिसिप्ट कह सकते हो हम दस्तखत को, ठीक है। तो वो उसका मिसयूज़ कर रहे थे। तो कासिम को इस वजह से निकाला गया था, जो उसके लिए कह रहा था, जिसके लिए वो ब्रिटिशर से कह रहा था कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो उन्होंने कासिम को ही हटा दिया। तो कासिम कहता है कि अच्छा तुम मुझे हटा रहे हो ना, तो उसने क्या किया कि सिराजुद्दौला जो नवाब ऑफ अवध था और लेटर मुग़ल था जो शाह आलम सेकंड था, ठीक है, उसने इन तीनों के साथ मिल के, मतलब ये तीनों मिल गए और उन्होंने सोचा हम ब्रिटिशर्स को ही यहाँ से भगा देते हैं, ठीक है। तो ब्रिटिश आर्मी की तरफ से था आपके पास हेक्टर मुनरो और रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव ने आपके प्लासी के युद्ध में भी पार्टिसिपेट किया था। तो ऑब्वियसली होना क्या था, जब ब्रिटिशर्स ने इन तीनों को हरा दिया तो अब ब्रिटिशर्स वर मोर कॉन्फिडेंट। ब्रिटिशर्स, आई शुड नॉट से ब्रिटिशर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडर्स वर मोर कॉन्फिडेंट ऑफ व्हाट, क्या कॉन्फिडेंस था उनका ये कॉन्फिडेंस आ गया था कि अब यहाँ के जो हैं ये मुग़ल जो भी थे, रूलर्स थे, किंग्स थे, दे आर वेरी वीक और हम इनको ईजिली ओवरकम कर सकते हैं। हमारा मोटिव सिर्फ है पावर्स का और प्रॉफिट का, ठीक है, और वो हम ये कर ही लेंगे। तो हुआ क्या, तो उसके बाद इन्होंने जो बैटल ऑफ बक्सर हुआ 1764 में, तो एक ट्रीटी साइन हुई, साइन द ट्रीटी सिराजुद्दौला के साथ, ठीक है, और शाह आलम सेकंड के साथ, जो वो विन हो गए, मतलब बैटल ऑफ बक्सर। तो उस टाइम उन्होंने राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू और राइट टू लुक आफ्टर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, दीज राइट आर नोन एज दीवानी राइट्स। तो बैटल ऑफ बक्सर के बाद आपके पास दीवानी राइट्स आ गए थे, ठीक है। आपने देखा होगा कि बैटल ऑफ जो प्लासी हुआ था आपके पास, तो उसके बाद यहाँ पे फ्री ट्रेड हमने देखा था कि राइट टू फ्री ट्रेड आया था बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। ये प्लासी के बाद की बात है जब मीर जाफ़र को बना दिया था किंग। अब बैटल ऑफ बक्सर के बाद आपके पास दीवानी राइट्स आए थे। ये क्वेश्चंस बनते हैं आपके पास, हम क्वेश्चन के फॉर्मेट में भी समझ जाएंगे। तो हुआ क्या था कि रॉबर्ट क्लाइव ने, जो शाह आलम सेकंड थे, जो दैट इज़ नवाब ऑफ अवध, तो उनको कहा था कि आप जो हैं नवाब ऑफ अवध को उन्होंने कहा था कि आप यहाँ से इलाहाबाद से चले जाइए, ठीक है। और सिराजुद्दौला को वहाँ पे अपॉइंट किया था। सिराजुद्दौला एज ए लास्ट किंग थे शाह आलम सेकंड, सॉरी सिराजुद्दौला नहीं, शाह आलम सेकंड को उन्होंने कहा कि आपको इलाहाबाद पे वो करना है, रूल करना है। रूल इन द सेंस कि एज अ पपेट किंग उनको रख दिया, बिकॉज एक हायरार्की जो मुगल्स की चली आ रही थी तो उसको एकदम से नहीं हटाया, तो उसको एक पेंशन लगा दी थी उसको एक तरह से। और इवन शाह आलम सेकंड को भी उन्होंने कहा था कि आपको 50 लाख मुझे देने हैं, हमें सॉरी कंपनी को देने हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को देने हैं एज अ वॉर इंडिमनिटी, मतलब जो भी खर्चा, जो भी उसमें नुकसान हुआ है वॉर में, तो वो आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। तो और जो आपके पास
जो एम्परर था शाह आलम सेकंड, तो उसने एक फरमान इशू किया, ग्रांट किया, जिसमें कि दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार और उड़ीसा को किसको दिया जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को। ये फरमान आपको पता होना चाहिए कि शाह आलम सेकंड ने किया, और जो आपके पास शाह आलम सेकंड थे उनको दे दिया आपके पास इलाहाबाद, ठीक है, और उनको कहा 50 लाख रुपए आपको देना पड़ेगा कंपनी को एज अ भरमाना, मतलब क्या कहते हैं उसे, हर्जाना, सॉरी। उसके बाद क्या होता है कि मीर जाफ़र को दोबारा से थ्रोन में बिठाया जाता है, बंगाल के थ्रोन में बिठाया जाता है, हालांकि उनके पास कोई पावर नहीं होती है, और वो 2 साल के बाद उसकी डेथ हो जाती है 1765 में। तो उसको सक्सीड करते हैं निज़ाम उल दौला, ठीक है, और उनके पास वो भी बहुत वीक रूलर थे, उनके पास एक्चुअली निज़ाम्स के पास ये वो थी कि वो सूबेदार को अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो विद दिस रूलर ब्रिटिश अथॉरिटी ने क्या किया, साइन किया एग्रीमेंट, तो उन्होंने राइट टू नॉमिनेट डिप्टी सूबेदार भी ले लिया, मतलब कि इस डिप्टी सूबेदार के पास ये पावर होती है, वो क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन उसके पास होता है, ठीक है, तो वो वाला राइट भी उन्होंने ले लिया था। अब यहाँ पे 2 तरह डुअल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट आता है, जो बहुत बार पूछा जाता है, क्वेश्चंस में भी बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि व्हाट वाज द डुअल गवर्नमेंट। डुअल गवर्नमेंट था कि जो नवाब हैं, जहाँ पे भी जो भी नवाब ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेडर्स ने अपॉइंट किया है, उनके पास बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बट ऑल द पावर वर विद ब्रिटिशर्स। सारी पावर जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब अगर कहीं पे भी कोई भी नुकसान हो रहा है तो लोग किसके पास आएंगे, लोग आएंगे नवाब के पास, पर नवाब के पास ना टैक्स आ रहा है, ना उसके पास कोई अथॉरिटी है, उसके आर्मी भी वीक पड़ी हुई है, ठीक है, उसके पास कुछ नहीं है अपनी आर्मी को ट्रेन करने के लिए, सैलरीज देने के लिए, ही हैज़ नथिंग, ठीक है, बट ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो सारी जूता परेड जो है नवाब की हो रही है, और सारा क्रेडिट और जो भी मिल रहा है प्रॉफिट, वो सारा ब्रिटिशर लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको कह रहे हैं डुअल गवर्नमेंट। तो ये कब तक चलता रहा, ये 1772 तक चलता रहा, 1765 से 1762 तक, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, बंगाल को अब इस टाइम पीरियड में अच्छी तरह से प्लंडर कर दिया गया, मतलब बहुत अच्छे से लूटा गया, ठीक है, जिस तरह ड्यू टू जो एक अब वहाँ पे क्या हो रहा था कि अब जैसे लेटर से अगर रिलायंस वाला, अब देखें अगर हम, ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ, इससे कोई पर्सनल मैं कोई वो नहीं दे रही हूँ, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ इस वीडियो में, कि अगर अंबानी जी चाइना को में मोदी जी ने उनको कहा कि आप जियो को फैलाओ, और अंबानी जी अभी दुनिया के ऐसे करोड़पति, अरबपति, खरबपति बन गए हैं जिसका कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता, तो यहाँ पे मोदी जी को जेलस फील होगी, भाई ये कर क्या रहे हैं, ये इतना अभी तो कुछ ज़्यादा था नहीं, तो अब दुनिया का 10 गुना 1000 गुना ये बहुत अमीर बन गया इंसान, तो वो क्रॉस चेक करेंगे, ठीक है। अब यही जेलसी फैक्टर आया ब्रिटिश पार्लियामेंट के लोगों को, वो देख रहे हैं कि हाउ दे आर बिकमिंग सो रिच, ठीक है, दिस इज़ एन कंपनी ओनली, और जहाँ पे उनको सैलरी बेसिस पे रखा गया है, पर हाउ दे आर बिकमिंग सो रिच, तो उनको ये जेलसी फैक्टर जब आया, तो उसके बाद आपके पास आता है उनको रेगुलेट करने का कॉन्सेप्ट। तो वहाँ के पार्लियामेंट्री मेंबर्स ने डिमांड करी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के मेंबर्स को रेगुलेट करने की, ठीक है। तो यहाँ पे जब उनको रेगुलेट करने की बात है, क्योंकि अगर हम किसी कंपनी की बात करें तो लेटर से ही कंपनी बनती है शेयर होल्डर से, और उसके ऊपर होते हैं डायरेक्टर्स, और डायरेक्टर्स जो होते हैं वो चूज़ करते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। अब यहाँ पे जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उसमें थे 24 मेंबर, ठीक है, और ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे डे टू डे जो भी फंक्शंस होते थे कंपनी के, उसको वो डायरेक्ट करते थे। तो उसके बाद जहाँ पे जो आपके पार्लियामेंट्री मेंबर्स होते हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री मेंबर्स, वो लेके आते हैं एक रेगुलेटिंग एक्ट टू कंट्रोल द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है जी, कंपनी के। तो इस रेगुलेटिंग एक्ट में बहुत 2-3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बनाया कैलकाटा में, ये सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं है बहुत सुप्रीम कोर्ट है, दिस इज़ द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ द कोर्ट। कैलकाटा में एक कोर्ट बनाया, बट उसका उस टाइम कहा गया सुप्रीम कोर्ट, इसलिए इसमें मैं कह रही हूँ, जिसमें कि एक सुप्रीम चीफ जस्टिस था और 3 जो अदर जजेस थे। दूसरा पॉइंट था कि गवर्नर ऑफ बंगाल को डेजिग्नेट किया गया एज अ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जहाँ पे पहले आपके पास बॉम्बे, मद्रास और कैलकाटा, ये 3 प्रेसिडेंसी होती थी, बॉम्बे, बंगाल और कैलकाटा।
सॉरी बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता। बट अब जो है सारा जो भार जो है, कलकत्ता इज़ इन बंगाल ओनली। तो अब सारा जो है सारे जो गवर्नर्स थे उनका हटा के गवर्नर जनरल मेन जो हेड बना दिया गया बंगाल के गवर्नर जनरल को। ठीक है, तो उसके पास सुप्रीम पावर दे दी गई। ठीक है, उसके बाद जो है प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास वर मेड सबॉर्डिनेट टू द प्रेसिडेंसी ऑफ कलकत्ता, मतलब कि बंगाल। ठीक है, जो बॉम्बे के प्रेसिडेंसी थी और जो मद्रास की प्रेसिडेंसी थी, इन दोनों को किसके सबॉर्डिनेट कर दिया गया? कलकत्ता मतलब कि बंगाल ही है, इसके सबॉर्डिनेट कर दिया गया। ठीक है, पर अब इसमें डिफेक्ट्स क्या थे? देखो, गवर्नर के पास जो हमने बनाया, बंगाल का गवर्नर बनाया, उसके पास कोई वीटो पावर नहीं थी। अब उसको वीटो पावर क्यों चाहिए? लेटर से अब यहाँ पे इन्होंने कहा कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल था, मेन जो गवर्नर ऑफ बंगाल को हेड बना दिया गया ना पूरा, जितनी भी उसके पास यहाँ पे पोजीशंस थी, जितनी भी प्रॉपर्टी यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की थी, उसका हेड बना दिया गया गवर्नर ऑफ बंगाल को। ठीक है, और उसके पास एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल दे दी उसको, किसको? गवर्नर ऑफ बंगाल को। और उसमें कितने थे? 4 मेंबर्स थे। अब जब 4 मेंबर्स होंगे लेटर से किसी भी काउंसिल में, मैं हेड हूँ, ठीक है, और मेरे पास 4 बंदे हैं, तो 4 बंदे अगर लेटर से मैंने कोई डिसीजन, कोई भी हम किसी कन्फ्यूजन में हैं, ठीक है, तो वो उनके पास ज़्यादा मेजोरिटी थी कि वो एक साइड हो जाए, और मेरा तो कोई डिसीज़न फिर रूल ही नहीं कर रहा था। ठीक है, मेरे पास कोई ऐसी पावर ही नहीं थी। लेटर से मैं कोई वर्डिक्ट देती हूँ कि ऐसा करना चाहिए, तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अगर कह दे, उसमें 3 मेंबर कोई ऐसा बोल दे कि नहीं हमें कुछ और करना चाहिए, एक अंता बंदा मेरे साथ हो भी अगर, तो भी मेरा जो डिसीज़न है दैट विल नॉट वर्क। क्यों? क्योंकि 3 की मेजोरिटी उनके पास ही रहेगी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के बंदों के पास। तो उसी तरह से अगर गवर्नर के पास कोई वीटो पावर ही नहीं थी, उनके पास कोई एक्स्ट्रा पावर ही नहीं थी, तो इसलिए ये एक फेलियर रहा। ठीक है, और जिसकी वजह से पावरलेस फील कर रहा था गवर्नर एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सामने। ठीक है, और कोई सुप्रीम कोर्ट जो कोर्ट था, और जो मैं हेड हूँ लेटर से गवर्नर, और जो कोर्ट का हेड है, उसके बीच में पावर का कोई मतलब बताया नहीं गया कि तुम्हारे पास ये चीज़ है, तुमने इस चीज़ों का डिसीजन लेने हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ों के डिसीजन लेने हैं। ठीक है, इस तरह से 1773 के कुछ पॉइंट्स थे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको आगे कौन कौन सी वीडियोस चाहिए। तो थैंक यू सो मच। और इकोनॉमिक्स की वीडियो भी कंटिन्यू रहेगी। सो देयर वाज अ ब्रेक। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।